अब देखिएगा ये मैक्सिमा मिनिमा चैप्टर जो है वो एंड कर लेते हैं। एक्सरसाइज 10B। एक्सरसाइज 10B में थोड़े से क्वेश्चन कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन है डिटरमाइन द मैक्सिमम एंड मिनिमम ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर व्हेन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस सी जेड स्क्वायर इज इक्वल टू 1। एक फंक्शन है और दो आपके पास कंडीशन है। तो अब तो ढेर सारे सवाल हो चुके हैं कि एक फंक्शन, सॉरी, दो कंडीशन नहीं है, एक कंडीशन है ना। तो ये मैंने सबसे शुरू में एग्जाम्पल नंबर 2 बताया था, उसी के मेथड पर आप क्वेश्चन को कर सकते हैं। ये दो क्वेश्चन है, फिर भी एक मैं कर दूंगा। और पहला क्वेश्चन आप कर सकते हैं, दूसरा कर सकते हैं, तीसरा क्वेश्चन कर सकते हैं, फोर्थ क्वेश्चन कर सकते हैं। डू एज एग्जाम्पल 2। इनमें एग्जाम्पल नंबर 2 का मेथड लगा लीजिएगा। और जो क्वेश्चन नंबर 5 है वो रिपीट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 5 और हमारा एग्जाम्पल नंबर 4 जो है दोनों एक ही हैं, तो इसे करने की आपको कोई ज़रूरत नहीं है, ये तो मैं खुद करा चुका हूँ। अब ये देखिएगा, एक ये करा देता हूँ मैं, क्वेश्चन नंबर 6, ये 2018 में आया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 6 यह आया था 2018 में। इफ यू इक्वल टू है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, इक्वेशन नंबर 1। और बेहद ये कंडीशन दे रखी है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस सी जेड स्क्वायर प्लस 2f वाई जेड प्लस 2g एक्स जेड प्लस 2h एक्स वाई इज इक्वल टू 1। इक्वेशन नंबर 2। फाइंड द मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू ऑफ यू। बुक में लिखा हुआ है फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ यू, तो ऐसा नहीं होना चाहिए, ये होना चाहिए फाइंड द मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू ऑफ यू। ठीक है ना। ये 2018 का क्वेश्चन है। और यहाँ पर जो है, और ये जो है क्वेश्चन नंबर 6 भी वैसा ही है जैसे क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4 है। सॉरी, क्वेश्चन नंबर 1 2 3 है, 4 हाँ। तो चारों क्वेश्चन और ये क्वेश्चन बिल्कुल एक जैसा है। और इस वाले क्वेश्चन को हम कर रहे हैं, ये सबसे इससे थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन है। ये देख लीजिएगा, आपको फंक्शन दे रखा है। सबसे पहले तो कंडीशन लगाइएगा मैक्सिमा और मिनिमा के लिए। u का पार्शियल डेरिवेटिव, u का फर्स्ट डेरिवेटिव 0 होना चाहिए और मैक्सिमा और मिनिमा du इक्वल टू 0 बाई इक्वेशन 1। x dx प्लस y dy प्लस z dz इक्वल टू 0। इक्वेशन नंबर 3। इक्वेशन नंबर 3 हो चुकी है। अब कंडीशन का डिफरेंशिएशन कर दीजिएगा। डिफरेंशिएट इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 का डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, 2 यहाँ से हटा देंगे, ए एक्स डी एक्स आ जाएगा। आप देख लीजिएगा dx कहाँ कहाँ आएगा। एक तो ए एक्स के साथ आएगा dx, ए एक्स आएगा, और प्लस एक यहाँ से आएगा, प्लस का जी जेड आएगा, प्लस का एच वाई। ये टर्म आपकी dx के साथ आ जाएगी, डी वाई प्लस एफ जेड, एक डी वाई यहाँ बनेगा, एक डी वाई यहाँ बनेगा, प्लस एच एक्स डी वाई प्लस डी जेड में देख लीजिएगा सी जेड आएगा, प्लस एफ वाई आएगा, जी एक्स डी जेड इज इक्वल टू 0। इक्वेशन नंबर 4। इक्वेशन नंबर जो हमने 3 बनाई है वो फंक्शन का डिफरेंशिएशन करके 0 रख करके बनाई है। और इक्वेशन नंबर 4 जो है डेरिवेटिव जो कंडीशन थी उसका डिफरेंशिएशन हमने किया है। अब अनडिटरमाइंड मल्टीप्लाई लैम्डा ले आते हैं। इक्वेशन 3 प्लस लैम्डा इंटू इक्वेशन 4। अब यहाँ पर ये वैल्यू तो आपकी चली रही है, तो यहाँ पर हो जाएगा x प्लस लैम्डा ए एक्स प्लस जी जेड प्लस एच वाई बी एक्स प्लस वाई प्लस लैम्डा के साथ बी वाई प्लस एफ जेड प्लस एच एक्स डी वाई प्लस जेड प्लस लैम्डा के साथ सी जेड प्लस एफ वाई प्लस जी एक्स
डी जेड इक्वल टू जीरो, राइट हैंड साइड में जीरो पड़ा हुआ है। इक्वेट कोफिशिएंट ऑफ डी एक्स कॉमा डी वाई कॉमा डी जेड। डी एक्स के, डी वाई के और डी जेड के कोफिशिएंट को कंपेयर करके जीरो में डाल दीजिएगा। यहाँ से आपको मिलता है एक्स प्लस लैम्डा एक्स प्लस जी जेड प्लस एच वाई इक्वल टू जीरो। इक्वेशन नंबर 5 वाई प्लस लैम्डा बी वाई प्लस एफ जेड प्लस एच एक्स इक्वल टू जीरो। इक्वेशन नंबर 6 और जेड प्लस लैम्डा सी जेड प्लस एफ वाई प्लस जी एक्स इक्वल टू जीरो। इक्वेशन नंबर 7। अब ये 3 इक्वेशन हमारी आ चुकी हैं जो डी एक्स डी वाई डी जेड का कोफिशिएंट है। अब इन्हें इक्वेशन नंबर 1 और 2 में बदलते हैं। इक्वेशन नंबर 5 में x की मल्टीप्लाई करिएगा, इक्वेशन नंबर 6 में y की मल्टीप्लाई करिएगा, इक्वेशन नंबर 7 में z की मल्टीप्लाई करिएगा। अब यहाँ से ऐड कर देते हैं इन्हें, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर और प्लस लैम्डा के साथ ए एक्स स्क्वायर आ जाएगा प्लस बी वाई स्क्वायर आ जाएगा प्लस सी जेड स्क्वायर आ जाएगा प्लस 2 एफ वाई जेड हो जाएगा प्लस 2 जी एक्स जेड प्लस 2 एच एक्स वाई इज इक्वल टू जीरो। यूज इक्वेशन 1 and 2। 1 और 2 का जब हम यूज करेंगे तो ये हो जाएगा u प्लस लैम्डा इज इक्वल टू जीरो, लैम्डा इज इक्वल टू माइनस यू। यहाँ से लैम्डा की वैल्यू जो है हमारी माइनस का u जो है आ चुकी है। लैम्डा की वैल्यू माइनस का u आ चुकी है। इक्वेशन में वापस चलिएगा। पुटिंग इक्वेशन 5, 6, 7। अब इन 3 इक्वेशन को सॉल्व करके एक्स वाई जेड नहीं निकाले जा सकते हैं। ध्यान रखिएगा, इन तीनों इक्वेशन को सॉल्व करके एक्स वाई जेड नहीं निकाले जा सकते हैं, तो इसलिए आंसर जो है हमारा यू नहीं आएगा, बल्कि एक 3 इक्वेशन चल रही हैं तो वो डिटरमिनेंट के रूप में हमारा आंसर जो है वो प्राप्त हो जाएगा। अब ये हो जाता है 5, 6, 7 से लैम्डा की वैल्यू हम रख रहे हैं माइनस का यू। लैम्डा की वैल्यू माइनस का यू रखेंगे तो ये हो जाएगा x माइनस यू ए एक्स प्लस जी जेड प्लस एच वाई इक्वल टू जीरो। इस टू इम्प्लाइज x के साथ देख लीजिएगा 1 माइनस ए यू बन जाएगा। x के साथ बन जाएगा 1 माइनस ए यू और फिर u सबके साथ मल्टीप्लाई में भी जाएगा तो उस u से डिवाइड कर देंगे, तो ये बन जाएगा x के साथ 1 अपॉन यू माइनस ए, 1 अपॉन यू माइनस ए। अब ये जो टर्म बनेगी ये माइनस की बन रही है और जबकि बाकी 2 टर्म भी जो है माइनस की आ रही हैं, तो हम इसे उल्टा कर लेते हैं, हम सारी चीज़ें उधर ले जाते हैं। एक्स इक्वल टू हम इसे करते हैं ए माइनस 1 अपॉन यू प्लस एच वाई आ जाएगा और प्लस का जी जेड इक्वल टू जीरो। अब इक्वेशन नंबर 6 में चलिएगा। y माइनस यू हो जाता है बी वाई प्लस एफ जेड प्लस एच एक्स इक्वल टू जीरो। इस टू इम्प्लाई सारी चीज़ें राइट हैंड साइड में ले जाते हैं, तो x वाली टर्म के साथ हो जाएगा एच एक्स आ जाएगा और y वाली टर्म के साथ प्लस y के साथ आ जाएगा b माइनस 1 अपॉन यू। अब z वाली टर्म के साथ प्लस का एफ जेड इक्वल टू जीरो। ये वैल्यू हमारी आ चुकी है। अब तीसरी इक्वेशन में चलिएगा। z माइनस यू सी जेड प्लस एफ आई प्लस जी एक्स इक्वल टू जीरो। फिर जी एक्स हो जाएगा प्लस के एफ वाई हो जाएगा और प्लस जेड के साथ हो जाएगा सी माइनस 1 अपॉन यू इक्वल टू जीरो। अब वैल्यू यू की निकालनी है तो एक्स वाई जेड जो है वो एलिमिनेट होने चाहिए। एलिमिनेट एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड। डिटरमिनेंट के रूप में आंसर दे देते हैं
ए माइनस वन अपॉन यू एच जी एच बी माइनस वन अपॉन यू एफ जी एफ सी माइनस वन अपॉन यू इक्वल टू 0। तो वैल्यू ना होकर के एक डिटर्मिनेंट के रूप में मान प्राप्त हो चुका है। अब इसे जब सॉल्व किया जाएगा तो या तो मैक्सिमा बनेगा या मिनिमा बनेगा। Which will give maximum और मिनिमम वैल्यू ऑफ u। ये जो है आपको या तो u की मैक्सिमम वैल्यू देगा या आपको u की ये मिनिमम वैल्यू देगा। Exercise का सेकंड क्वेश्चन। If two variables x and y are connected by the relation ax square plus by square plus ab, रिलेशन दे रखा है। Show that the maximum and minimum value of the function x square plus y square plus xy will be values of u given by the equation for u minus a u minus b a is equal to ab। दो वेरिएबल का क्वेश्चन है, z नहीं है, तो क्वेश्चन जो है हमारा आसान होना चाहिए। फंक्शन हमारे पास u है, u इक्वल टू है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस का एक्स वाई इक्वेशन 1। द गिवन कंडीशन इज ए एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर इक्वल टू ए बी इक्वेशन नंबर 2। ये गिवन कंडीशन जो है हमें मिल चुकी है। आइए आप फंक्शन को उठाते हैं, फर्स्ट डेरिवेटिव जो है 0 में ले जाते हैं। डी यू इक्वल टू 0 में लेकर के जा रहे हैं अब हम इसे। अब सबसे पहले कंडीशन हम लगाने वाले हैं फॉर मैक्सिमा एंड मिनिमा। मैक्सिमा मिनिमा के लिए कंडीशन लगाइएगा। फॉर मैक्सिमा एंड मिनिमा डी यू इक्वल टू 0 बाई इक्वेशन 1। इक्वेशन नंबर 1 से देख लीजिएगा। अब वो टर्म देख लीजिएगा जहाँ डी एक्स आएगा, तो सबसे पहली टर्म में तो 2x मिलेगा, दूसरी वाली टर्म से आपको y मिलेगा। 2x प्लस वाई डी एक्स हो जाएगा और दूसरे में हो जाएगा 2y प्लस एक्स डी वाई इक्वल टू 0। ये इक्वेशन नंबर 3 हो जाती है। डिफरेंशिएट कर दीजिएगा इक्वेशन नंबर 2 को। यहाँ से मैं 2 हटा देता हूँ। ए एक्स डी एक्स प्लस बी वाई डी वाई इक्वल टू 0 इक्वेशन नंबर 4। दो इक्वेशन हमारी बन चुकी हैं। अब लैग्रेंज का कॉफिशिएंट लाइएगा। इक्वेशन 3 प्लस लैम्डा इंटू इक्वेशन 4। तो यहाँ पर 2x प्लस वाई के साथ लैम्डा ए एक्स हो जाएगा डी एक्स प्लस 2y प्लस एक्स के साथ डी लैम्डा वाई डी वाई इक्वल टू 0। इक्वेट कोफिशिएंट ऑफ डी एक्स कॉमा डी वाई। 2x प्लस वाई प्लस लैम्डा ए एक्स इक्वल टू 0 इक्वेशन 5 और 2y प्लस एक्स प्लस लैम्डा डी वाई इक्वल टू 0 इक्वेशन नंबर 6। इक्वेशन नंबर 5 में x की मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, इक्वेशन नंबर 6 में y की मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। 5 में x की और 6 में हम y की मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो यहाँ हो जाएगा 2x स्क्वायर बनेगा प्लस का 2y स्क्वायर बनेगा प्लस का 2xy। तो ये हो जाएगा 2x स्क्वायर बनेगा प्लस का y स्क्वायर बनेगा xy प्लस लैम्डा के साथ हो जाता है a x स्क्वायर प्लस b y स्क्वायर इक्वल टू 0। यूज इक्वेशन 1 एंड 2। 1 और 2 का यूज़ कर लीजिएगा, तो ये वैल्यू आपकी 2u हो जाती है प्लस लैम्डा ए बी इक्वल टू 0 हो जाता है। तो लैम्डा इक्वल टू हो जाता है आपका माइनस का 2u अपॉन ए बी। यहाँ से लैम्डा की वैल्यू आपको मिल जाती है
माइनस का 2u अपॉन ए बी। अब वैल्यू को उठा करके चलिएगा, पुट इन इक्वेशन 5 एंड 6। अब x और y को मैं एलिमिनेट करने जा रहा हूं, तो ये हो जाता है 2x प्लस वाई माइनस का, अब जब यहाँ लैम्डा की वैल्यू 2u अपॉन ए बी रखेंगे तो a से a कैंसिल हो जाएगा, तो माइनस का 2 आ जाएगा, u आ जाएगा और x आ जाएगा और अपॉन में b इजिकल टू 0 आ जाएगा। दूसरी वाली इक्वेशन से 2y आ जाएगा प्लस का x आ जाएगा माइनस का 2uy अपॉन a इजिकल टू 0 आ जाएगा। दोनों टर्म में x और y पड़े हुए हैं, इन्हें सेपरेट कर लीजिएगा। इस टू इम्प्लाई 2x कॉमन है, 2x अगर कॉमन लेते हैं हम तो ये बन जाता है 1 माइनस u अपॉन b इक्वल टू बन जाता है माइनस का y कॉमा, और यहाँ से x इक्वल टू बन जाता है, इसे दूसरी तरफ ले जाते हैं तो 2y कॉमन हो जाएगा, तो ये हमारे पास बचेगा u अपॉन a माइनस 1। अब यहाँ 2x है और यहाँ भी x की वैल्यू पड़ी हुई है, राइट हैंड साइड में y है, इन्हें डिवाइड कर दीजिएगा। डिवाइड, x और y एलिमिनेट हो जाएंगे, तो ये हो जाएगा 2 1 माइनस u अपॉन b अपॉन 1 इज इक्वल टू 1 अपॉन 2 u अपॉन a माइनस 1। और हाँ, एक माइनस और बचा हुआ है राइट हैंड साइड में, माइनस और हो जाएगा। अब हम वो आंसर निकाल देते हैं जो आंसर हमसे निकालने के लिए कहा गया है। ये हो जाता है हमारा 2 माइनस ले लेते हैं u माइनस बी अपॉन बी इक्वल टू माइनस 1 अपॉन 2, ए ऊपर आ जाता है और ये हो जाता है u माइनस ए, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा और इक्वल टू हो जाता है 4 u माइनस ए u माइनस बी प्लस ए बी इक्वल टू 0, which will give maximum और मिनिमम वैल्यू ऑफ u। यहाँ से आपका मैक्सिमम मिनिमम जो भी है वो आपको प्राप्त हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 8 नहीं कर रहे हैं, ये लेंथी पड़ जाएगा, डू नॉट डू इट। क्वेश्चन नंबर 8 लेंथी है। 9th में एक फंक्शन है और 2 कंडीशन है, फिर एक फंक्शन 2 कंडीशन है। अब जो है और क्वेश्चन हम इसके नहीं कर रहे हैं, और क्वेश्चन आपको करने की जरूरत नहीं है, आप यहीं तक कर लीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 7 तक कर लीजिएगा, है ना। इससे आगे करने की जरूरत नहीं है, बहुत सारे क्वेश्चन हो चुके हैं और इनमें से भी मेथड तो हम सीख ही चुके हैं। इसमें हम एक क्वेश्चन में और करा देता हूँ आपको, थोड़ा सा हाईयर डिग्री का क्वेश्चन है ये। एक्सरसाइज 10A का क्वेश्चन नंबर 9 और करा देता हूँ। ये 2 3 5 और 6 डिग्री है। फाइंड द मैक्सिमम एंड मिनिमम ऑर्डिनेट ऑफ द कर्व। u इक्वल टू है ax वाई स्क्वायर जेड क्यूब माइनस एक्स क्यूब वाई स्क्वायर जेड क्यूब माइनस एक्स वाई क्यूब जेड क्यूब माइनस एक्स। यहाँ थोड़ा सा क्वेश्चन में गड़बड़ है, मैं देख लेता हूँ। यहाँ एक ही टर्म जो है वो 2 बार रिपीट हो रही है, एक ही टर्म जो है वो 2 बार रिपीट हो रही है, तो कहीं ना कहीं क्वेश्चन में जो है गड़बड़ है। एक मिनट मैं चेक कर लेता हूँ। ये u इक्वल टू ए एक्स वाई स्क्वायर जेड क्यूब है माइनस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड क्यूब है। अच्छा हाँ, पहली टर्म में मिस्टेक है, ये है एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड क्यूब है और माइनस एक्स वाई क्यूब जेड क्यूब है और माइनस एक्स वाई स्क्वायर जेड टू दी पावर 4 है। 3 वेरिएबल का क्वेश्चन है
तो यानी कि जो सेकंड टर्म बुक में लिखी हुई है वो सेकंड टर्म जो है वो गलत लिखी हुई है, एक्स क्यूब नहीं होने का, वहाँ एक्स स्क्वायर होगा। ये 3 वेरिएबल का क्वेश्चन है, 1 साल 3 वेरिएबल का क्वेश्चन आ भी चुका है, सिंपल सा क्वेश्चन होता है। ये एक्सरसाइज कहने का क्वेश्चन है, कोई भारी क्वेश्चन इसमें नहीं होगा। इसमें अब सबसे पहले मुझे 3 पार्शियल डेरिवेटिव चाहिए यहाँ पर। डेल यू अपॉन डेल एक्स निकालिएगा। ए वाई स्क्वायर जेड क्यूब माइनस 2x वाई स्क्वायर जेड क्यूब माइनस वाई क्यूब जेड क्यूब माइनस वाई स्क्वायर जेड की पावर 4। ये आपने वैल्यू निकाल दी है। यहाँ से आपका डेल यू अपॉन डेल एक्स इज इक्वल टू वाई स्क्वायर जेड क्यूब कॉमन ले लीजिएगा, ए आ जाएगा, माइनस का 2x आ जाएगा, माइनस का y आ जाएगा और माइनस का z आ जाएगा। ये डेल यू अपॉन डेल एक्स आ चुका है। चूँकि डेल यू अपॉन डेल वाई में चलिएगा, y के रेस्पेक्ट में करेंगे तो ये आ जाएगा 2ax वाई जेड क्यूब आ जाएगा, माइनस 2x स्क्वायर वाई जेड क्यूब आ जाएगा, माइनस 3x वाई स्क्वायर जेड क्यूब आ जाएगा, माइनस 2x वाई जेड की पावर 4 आ जाएगी। अब यहाँ से भी आप कॉमन ले लीजिएगा। यहाँ से डेल यू अपॉन डेल वाई इक्वल टू एक्स कॉमन आ जाएगा, वाई कॉमन आ जाएगा, जेड क्यूब कॉमन आ जाएगा, एक्स वाई जेड क्यूब। अब यहाँ पर आपकी वैल्यू में 2a हो गया है, 2a यहाँ से मिलेगा, माइनस का 2x मिलेगा, माइनस का 3y मिलेगा और माइनस का 2z मिलेगा। ये हमारी वैल्यू मिल चुकी है। अब तीसरा डेरिवेटिव देखिएगा, क्योंकि डेल यू अपॉन डेल जेड। अगर हम बात करते हैं डेल यू अपॉन डेल जेड की, तो ये हो जाता है 3ax वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर माइनस 3x स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर माइनस 3x वाई क्यूब जेड स्क्वायर माइनस का 4x स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड क्यूब। अब यहाँ से देख लीजिएगा, एक्स वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं। डेल यू अपॉन डेल जेड में एक्स कॉमन है, वाई स्क्वायर कॉमन है, जेड स्क्वायर कॉमन है, तो 3 बच जाएगा, माइनस का 3x बच जाएगा, माइनस का 3y बच जाएगा और माइनस का 4z। पार्शियल डेरिवेटिव आ चुके हैं और तीन वेरिएबल का क्वेश्चन चल रहा है। तो 3 वेरिएबल के क्वेश्चन में आपने देखा ही है, कैपिटल ए निकालना पड़ता है, फिर 2 डिटर्मिनेंट निकालने पड़ते हैं। लेकिन इसमें सिखाया गया था कि क्वेश्चन अगर लेंथी हो रहा हो तो सारी वैल्यू निकालने की जरूरत नहीं है, क्योंकि डिफरेंशिएशन जो है फिर बहुत बड़ा हो जाता है। अब कंडीशन अप्लाई करिएगा मैक्सिमा और मिनिमा के लिए, और मैक्सिमा और मिनिमा डेल यू अपॉन डेल एक्स इज इक्वल टू 0, डेल यू अपॉन डेल वाई इज इक्वल टू 0, डेल यू अपॉन डेल जेड इज इक्वल टू 0। उठा लीजिएगा, एक्स वाई जेड क्यूब 2a माइनस 2x माइनस 3y माइनस 2z इज इक्वल टू 0। ये कौन सा उठ गया है? ये पहले डेल यू अपॉन डेल एक्स उठाना था, वाई स्क्वायर जेड क्यूब, ये माइनस 2x माइनस वाई माइनस जेड इज इक्वल टू 0 और एक्स वाई जेड क्यूब 2a माइनस 2x माइनस 3y माइनस 2z इज इक्वल टू 0 और तीसरा एक्स वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर 3a माइनस 3x माइनस 3y माइनस 4z इक्वल टू 0। 3 इक्वेशन बन चुकी हैं। 3 इक्वेशन में सबसे शुरू में देखिएगा, बाहर तो एक्स वाई जेड पड़ा हुआ है, तो एक आंसर जो है वो 0 0 0 तो है ही, लेकिन 0 0 0 होने के लिए पार्शियल डेरिवेटिव कैपिटल ए की वैल्यू भी चाहिए होगी, तो वो पॉइंट आपका बेकार हो जाएगा, यानी कि उस पॉइंट पर आपको कोई वैल्यू नहीं मिलेगी, तो उस पॉइंट को लेने का आपको कोई फायदा नहीं है। तो यहाँ से एक पॉइंट, तो ये 3 इक्वेशन यहाँ से बना लीजिएगा,
2x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू ए और 2x प्लस 3y प्लस 2z इज इक्वल टू 2a, 3x प्लस 3y प्लस 4z इज इक्वल टू 3a। सॉल्विंग, इसे मैं थोड़ी देर जरा रफ पर सॉल्व कर लेता हूं। यहां से आपको मिलेगा x इक्वल टू a/7, y इक्वल टू 2a/7 और z इक्वल टू 3a/7। ये हो जाता है हमारा पॉइंट ए, a/7 2a/7 3a/7, ये हमारा पॉइंट आ जाता है। अब हमें देखने जाना है कि मैक्सिमम वैल्यू है या मिनिमम वैल्यू है। अब क्योंकि कैपिटल A इक्वल टू del 2u अपॉन del x स्क्वायर, आ जाइएगा यहाँ। जब कैपिटल A की वैल्यू del 2u अपॉन del x स्क्वायर निकालेंगे तो ब्रैकेट के अंदर से माइनस का 2 निकल कर जाएगा, तो -2y² जेड क्यूब माइनस का 2a अपॉन 7 का होल स्क्वायर 3a अपॉन 7 का होल क्यूब लेस देन 0, विच इज कंडीशन ऑफ मैक्सिमम। यह है जो आपकी मैक्सिमा की कंडीशन आ चुकी है। तो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ u is given by at a/7, 2a/7 और 3a/7। इधर से आ जाते हैं इक्वेशन नंबर 1 से। बाई इक्वेशन 1 मैक्सिमम वैल्यू ऑफ u मैक्सिमम इज इक्वल टू a, यहाँ a/7 है और y स्क्वायर है 2a/7 का होल स्क्वायर 3a/7 का होल क्यूब, ये बन जाएगा, और माइनस का x स्क्वायर a/7 का होल स्क्वायर 2a/7 का होल स्क्वायर 3a/7 का होल क्यूब माइनस a/7 2a/7 का होल क्यूब 3a/7 का होल क्यूब माइनस a/7 2a/7 का होल स्क्वायर 3a/7 की पावर 4। इसे आप सॉल्व कर लेंगे और पूरा सॉल्व करने के बाद a की पावर 3 3 6 1 7 सब जगह आ जाएंगी, तो ये आंसर आ जाएगा 108, a की पावर 7/7। और इस तरह से जो है हम चैप्टर जो आपका मैक्सिमम मिनिमा है उसे हम यहाँ पर ख़त्म कर देते हैं। ये चैप्टर हमारा कंप्लीट हो जाता है। इसके बाद हम चैप्टर शुरू करेंगे इम्प्रॉपर इंटीग्रल, चैप्टर नंबर 12। होता क्या है, जब हम इंटीग्रेशन कर रहे होते हैं तो इंटीग्रेशन करने के बाद वैल्यू अगर फाइनाइट आ रही होती है तो वो प्रॉपर इंटीग्रल यानी कि कन्वर्जेंट हो जाता है, और वैल्यू इनफाइनाइट या डज नॉट एक्सिस्ट आ रही होती है तो वो इम्प्रॉपर इंटीग्रल हो जाता है। तो यहाँ पर ढेर सारे क्वेश्चन हम ऐसे करेंगे जो इंटीग्रेबल तो है, लेकिन हम अपने डायरेक्ट जो है मतलब इंटीग्रेशन तो हम उसका नहीं करेंगे, बिना इंटीग्रेशन करें हम ये बताएंगे कि उसकी वैल्यू जो है वो कन्वर्जेंट में जाएगी या डाइवर्जेंट में जाएगी। अगर इंटीग्रेशन का आंसर निश्चित राशि आ जाता है तो वो कन्वर्जेंट बन जाएगा, और अनिश्चित राशि अगर आता है तो आंसर जो है वो डाइवर्जेंट में चला जाएगा। तो हमें पहचान करनी है इस चैप्टर में कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट इंटीग्रल की। ये बिल्कुल उसी तरह से है जिस प्रकार की बीएससी पार्ट वन में सीरीज के कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस की पहचान करी जाती है, जिसके लिए टेस्ट अप्लाई करे जाते हैं। चैप्टर मैं पहले ही बता देता हूँ, चैप्टर आपको भारी लग सकता है, चैप्टर भारी है नहीं, आपको लग सकता है। आप एक बात ध्यान रखेंगे, थोड़ा कन्फ्यूजन रहेगा,
जो टेस्ट आपको लिखाए जाएंगे, अगर वो टेस्ट आप कंठस्थ याद कर लेते हैं तो आपको चैप्टर भारी नहीं लगेगा, लेकिन अगर टेस्ट देखने के लिए आपको बार बार पीछे का पन्ना पलटना पड़ रहा है तो आपको चैप्टर जो है वो भारी लगता रहेगा। अब इनकी डेफिनेशन के बारे में बात कर लेते हैं आज। अब बात करते हैं इंटीग्रेशन की। ये है, अब सपोज कर लेगा ए इंटीग्रेशन ए टू बी एफ एक्स डी एक्स है। ये आपका एक डेफिनेट इंटीग्रल है, ये प्रॉपर इंटीग्रल कहलाता है। फंक्शन एफ एक्स का इंटीग्रेशन कर रहे हैं। फंक्शन एफ एक्स अगर बाउंडेड है और इंटीग्रेशन की लिमिट में इनफाइनाइट नहीं है, क्या बोला, फंक्शन बाउंडेड है और इंटीग्रेशन की लिमिट में इनफाइनाइट नहीं आ रहा है, तो वो प्रॉपर इंटीग्रल होगा, और प्रॉपर इंटीग्रल जो है वो हमेशा कन्वर्जेंट होता है। I is equal to integration a to b fx dx is called proper integral if range of integration is finite and fx is बाउंडेड। अगर फंक्शन एफ एक्स बाउंडेड है और रेंज ऑफ इंटीग्रेशन जो है वो फाइनाइट क्वांटिटी है, तो हमारा जो प्रॉपर इंटीग्रल होगा वो कन्वर्जेंट हो जाता है। प्रॉपर इंटीग्रल हो जाएगा, वो कन्वर्जेंट हो जाएगा। अब इम्प्रॉपर इंटीग्रल के बारे में आते हैं। इफ द रेंज ऑफ इंटीग्रेशन इज नॉट फाइनाइट, अब उल्टा लिख रहे हैं ऊपर वाले का, नॉट फाइनाइट, और एफ एक्स इज नॉट बाउंडेड इन इंटरवल a comma b, then I is called improper integral। इस केस में जो है I वो इम्प्रॉपर इंटीग्रल कहलाएगा। ये इम्प्रॉपर इंटीग्रल हो जाएगा। और इम्प्रॉपर इंटीग्रल जो है वो दो तरह के होते हैं। नंबर 1, इम्प्रॉपर इंटीग्रल ऑफ फर्स्ट काइंड, और दूसरा नाम होता है इनफाइनाइट इंटीग्रल। इम्प्रॉपर इंटीग्रल ऑफ फर्स्ट काइंड और इनफाइनाइट इंटीग्रल, ये वो होते हैं जिसमें अपर लिमिट या लोअर लिमिट कोई सी भी एक अनंत बन जाए या दोनों अनंत बन जाए, तो वो इम्प्रॉपर इंटीग्रल फर्स्ट काइंड के बन जाते हैं। अब इसमें ऐसे लिख लीजिएगा, f(x) is bounded in interval a comma b, but f(x) is bounded, बल्कि इंटरवल a comma b मत लिखिएगा, क्योंकि a और b में से तो कोई सा इनफाइनाइट जाने वाला है। f(x) is bounded and a is equal to minus infinite और b is equal to infinite और both। तो या तो लोअर लिमिट जो है माइनस इनफाइनाइट में चली जाए, या अपर लिमिट जो है वो इनफाइनाइट में चली जाए, या दोनों में, या लिमिट माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट हो जाए, लेकिन फंक्शन जो है वो आपका बाउंडेड हो। तो ऐसे केस में आपका जो फंक्शन है वो इम्प्रॉपर इंटीग्रल ऑफ फर्स्ट काइंड कहलाएगा। अब इसमें जो वैल्यू निकालने के तरीके होंगे वो इस तरह से होंगे। यदि आपको मिलता है a टू इनफाइनाइट f(x) dx, तो आप इसे इस तरह से करेंगे, लिमिट x टेंड्स टू इनफाइनाइट a टू x f(x) dx।
और ऐसा हो सकता है लोअर लिमिट इनफाइनाइट हो, और अगर आपको मिलता है माइनस इनफाइनाइट टू बी एफ एक्स डी एक्स, तो आप कर देंगे लिमिट एक्स टेंस टू इनफाइनाइट और माइनस एक्स से डी एफ एक्स डी एक्स। और तीसरा केस ऐसे भी हो सकता है कि माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट जा रही हो और माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट एफ एक्स डी एक्स है, तो हम इसे ऐसे कर देंगे लिमिट x1 टेंस टू इनफाइनाइट और यहाँ हो जाएगा माइनस x1 से डी एफ एक्स डी एक्स प्लस लिमिट x2 टेंस टू इनफाइनाइट c से इनफाइनाइट एफ एक्स डी एक्स। ये इम्प्रॉपर इंटीग्रल ऑफ फर्स्ट काइंड जो है उन्हें निकालने का, इंटीग्रेशन की वैल्यू निकालने का तरीका है। तरीका वरीका कुछ नहीं है, लिमिट में अगर इनफाइनाइट है तो इनफाइनाइट की लिमिट को हटा करके x डाल दो, है ना, और इंटीग्रेशन कर दो। क्योंकि लिमिट एग्जिस्ट कर भी सकती है, नहीं भी एग्जिस्ट कर सकती है, जो डायरेक्ट इनफाइनाइट अगर डालेगा तो बाद में भी लिमिट लगेगी ना। तो ये सब कहने के तरीके हैं, बाकी जो होता रहा है वो वैसा का वैसा ही होता रहेगा। यानी कि इनफाइनाइट की जगह एस डाल दो, बाद में लिमिट रख लेना। लेकिन जब हम लोअर लिमिट और अपर लिमिट करते हैं तब भी हम यही करते हैं, जब लिमिट नहीं एग्जिस्ट कर रही होती है तो हम डायरेक्ट लिमिट रखने की वजह लिमिट लगा देते हैं। तो ये दूसरे काइंड का बन जाता है इम्प्रॉपर इंटीग्रल ऑफ सेकंड काइंड। इम्प्रॉपर इंटीग्रल ऑफ सेकंड काइंड, इसमें जो रेंज ऑफ इंटीग्रेशन होगी वो फाइनाइट होगी, लेकिन जो है फंक्शन बाउंडेड नहीं होगा। इफ रेंज ऑफ इंटीग्रेशन इज फाइनाइट but fx is not bounded, fx is not bounded at one or more points for a less than equal x less than equal b। यानी कि इंटीग्रेशन की जो लिमिट होगी वो तो निश्चित राशि होगी, लेकिन a से b तक, a पर या b पर या बीच में बिंदुओं पर फंक्शन बाउंडेड नहीं होना चाहिए, यानी कि वैल्यू अनंत कहीं बन रही होगी। तो ये इम्प्रॉपर इंटीग्रल ऑफ सेकंड काइंड कहलाएगा। अब इसमें ऐसे हो जाएगा, इसमें अलग अलग केस बना लेते हैं। a टू b एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू, आप छोड़ देंगे लिमिट एप्सिलॉन टेंड्स टू 0 इंटीग्रेशन a से b माइनस एप्सिलॉन एफ एक्स डी एक्स। एक कंडीशन बन जाएगी एफ एक्स इज अनबाउंड एट एक्स इक्वल टू बी, और इंटीग्रेशन a टू b एफ एक्स डी एक्स इक्वल टू लिमिट एप्सिलॉन टेंड्स टू 0 इंटीग्रेशन a प्लस एप्सिलॉन से b एफ एक्स डी एक्स। इफ एफ एक्स इज अनबाउंड एट x इक्वल टू b। अब बीच के पॉइंट पर भी अनबाउंड हो सकता है। अब ऐसे कर लेंगे इंटीग्रेशन a टू b एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू इंटीग्रेशन a से c माइनस एप्सिलॉन, हाँ लिमिट लगा देता हूँ, लिमिट जो है वो एप्सिलॉन टेंड्स टू 0 चली जाएगी। ऐसे कर लेते हैं इंटीग्रेशन a से c माइनस एप्सिलॉन एफ एक्स डी एक्स प्लस c प्लस एप्सिलॉन से b एफ एक्स डी एक्स। ये आपका बन जाता है। और बल्कि एक काम कर लेते हैं, दो वैल्यू डालते हैं, एप्सिलॉन 1 डाल देते हैं तो ये एप्सिलॉन 1 हो जाता है, और यहाँ डाल देते हैं लिमिट एप्सिलॉन 2 टेंड्स टू 0, और यहाँ हो जाता है c प्लस एप्सिलॉन 2 से b एफ एक्स डी एक्स। इफ एफ एक्स इज अनबाउंड एट एक्स इक्वल टू c वेयर a लेस देन c लेस देन b, ये हो जाता है।
ये इम्प्रॉपर इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड काइंड हो गया। इम्प्रॉपर इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड काइंड हो गया। अब ये देखिएगा इंटीग्रेशन करने के जो तरीके हैं ये वाले हमने कैसे लिखे हैं। अब इंटीग्रेशन की लिमिट a से b जा रही है ना, तो a स्टार्टिंग पॉइंट है, b फाइनल पॉइंट है, तो a से पीछे जाने का अधिकार नहीं है और b से आगे जाने का अधिकार नहीं है। तो हमने क्या करा कि अगर मान लो फंक्शन b पर अनबाउंड है, किस पर अनबाउंड है, b पर, तो b से थोड़ा पीछे चलेगा। तो जैसे b माइनस एच करते थे, तो b माइनस एच की जगह b माइनस एप्सिलॉन डाल दिया, लिमिट एप्सिलॉन टेंड्स टू 0 डाल दी। और अगर a पर फंक्शन अनबाउंड नहीं है तो a से पीछे आप नहीं जा सकते, लेकिन आगे तो जा सकते हैं ना, तो उसमें a प्लस एप्सिलॉन डाल दिया। तो यानी कि लोअर लिमिट पर अनबाउंड है तो प्लस एप्सिलॉन, और अपर लिमिट पर अनबाउंड है तो माइनस एप्सिलॉन, और लिमिट एप्सिलॉन टेंड्स टू, फिर बाद में 0 डाल देंगे। और अगर किसी बिंदु c पर अनबाउंड हो रहा है तो a से हमें b जाना है, b तुम्हें c पड़ेगा, तो लिमिट आप ऐसे तोड़ देंगे, a से एक बार c माइनस एप्सिलॉन चले जाना और एक बार c प्लस एप्सिलॉन से b चले जाना, है ना। ये कुछ नहीं है, अगर आप डायरेक्ट भी इंटीग्रेशन कर देंगे तो वैल्यू वही रहेगी, लेकिन यहाँ पर इसी तरह से जो है वो लिखा जाता है। यानी कि हमारा इंटीग्रेशन का जो फार्मूला है वो ये कह रहा है कि पहले आप वेरिएबल में इंटीग्रेशन कर दो और लिमिट में अगर प्रॉब्लम हो रही है तो लिमिट को बाद में सॉल्व करना। तो ये इस तरह से जो फार्मूले लिखे गए हैं ये सिर्फ इसलिए लिखे गए हैं कि आप इंटीग्रेशन करने के बाद डायरेक्ट लिमिट ना रखें, अगर प्रॉब्लम पड़ रही है तो पहले वेरिएबल डालें, उसके बाद वेरिएबल की लिमिट लें और उसके बाद डिसाइड करें कि इंटीग्रेशन की वैल्यू क्या आ रही है।